पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे शहला रजा, शौकत बसरा। मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे जफर अली शाह, जान अचकजई। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे अली मोहम्मद खान, मुराद सईद। जी वेलकम टू द डिबेट सेक्शन। डिबेट आज बहुत एक आपको पता है JIT जो चल रहा मुकदमा, ये पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूचर लीडरशिप होगी उसको डिसाइड करेगा। बहुत सारे एतराज़ात छोटे से लेके कि जी तस्वीर आ गई बाहर, सही मुंह बात नहीं की, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो कल परसों एक नया एतराज सामने आया कि कतरी लेटर असल में सारी गेम थी, क्योंकि उनको लगा शायद कि JIT टीम अब कतर नहीं जाएगी, 4-5 दिन ही रहते हैं। तो करमानी साहब आए, वज़ीर आज़म के स्पोक्स पर्सन तलाल चौधरी साहब आए और उन्होंने आके कहा कि जी बस हम तो मानेंगे ही नहीं अगर आपने कतरी से बात नहीं की, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो अब ये हुआ है जी अपडेट के इरफान नईम मंगी साहब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से और ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद साहब मिलिट्री इंटेलिजेंस से वो रिपोर्ट्स आई हैं कि जी दोआ पहुंचे, कतरी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। यहाँ जरा देखते हैं कतरी लेटर की इतनी खप मचाई हुई है तो क्या हैसियत है कतरी लेटर की, और कतरी से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी डॉक्यूमेंट्स के बगैर कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये बात करेंगे लेकिन रिपोर्ट के बाद। मेरा और मेरे खानदान का सबका यही फैसला था और है कि रुपए के साथ पे बात यह है कि मुझे भी जो है ना इसके हकीकत, और उसके बाद अल्लाह के कानून की तशरीह हुई है नैब के कानून में, जब आपके अरबों रुपए के साथ से निकल आते हैं अल्लाह के बंदे, आपके ऊपर बारे सबूत है कि आपके पास ये अरबों रुपए के साथ से किधर से आए, आपने बताना है यार। आप बार बार के जी सबूत नहीं हमारे खिलाफ मिले, हमारे खिलाफ सबूत नहीं मिले। बहरहाल दैट्स नॉट द टॉपिक। द टॉपिक इज कि कतरी लेटर की शहला रजा साहिबा क्या हैसियत है, उसके साथ कोई सब्सटैंशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, डीड नहीं है अपार्टमेंट्स की, उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं है जो वो क्लेम करते हैं कि जी पत्थरों के दौर के अंदर हमने पैसे दिए थे कतरी को और वो तो गधों और घोड़ों और खच्चरों के ऊपर जो है वो जाते थे। इस सूरत हाल में मैं कतरी के लेटर पे क्या आप तफ्तीश करेंगे? वो जाएंगे कहेंगे हाँ जी लेटर आपने लिखा है, वो कहेगा जी मैंने लिखा है। अच्छा भाई इसमें जो आप क्लेम्स कर रहे हैं वो सही है, वो कहेगा जी सच है। हाँ भाई तो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहेगा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो क्या कतरी के लेटर की अहमियत रह जाएगी शहला रजा साहिबा? शुक्रिया हमजा। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब इस केस में वो सुकम नहीं रहेगा जो कि मेमो गेट में था कि हम ये चाहते थे और डिसाइड भी हुआ था कि इक्वल राइट्स होंगे। तो जिस तरह मंसूर एजाज के लिए टीम गई थी उस वक्त हक्कानी के लिए नहीं गई थी और उस पर बार ने कहा भी था कि ये वायलेशन हुई। तो ये जो एक चेखम पुकार मची हुई थी इस तरह के मरियम साहिबा के साथ एक लेडी जाएगी, वो ठंडी हुई। तो ये भी आज ठंडा हो गया कि ये चले गए। अब असल जो बात है वो ये है कि कतरी साहब ने हमेशा लेटर भेजे, मनी ट्रेल नहीं भेजी। और वो लेटर भी ये थे कि मैंने सुना है, मुझे बताया गया है। तो मनी ट्रेल तो वो वैसे भी भेज सकते थे अगर उनके पास होती। तो अब देखना ये है कि वहाँ जाकर इससे पहले तो वो आ चुके थे यहाँ पर शिकार खेलने और यहाँ पे उनको कोई मसला नहीं था। तो अगर वो यहाँ आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि बहरहाल बादशाहत में जाकर वहाँ पे बैठना, जब उनके दोस्त यहाँ के वज़ीर आज़म होते हुए इतने बिलबिलाए हैं कि जो भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से निकलता है लगता है कुत्ते ने काटा अंदर, तो वो इतना बिलबिलाता है। और इस कदर यहाँ पे इतराज़ात होते हैं कि बाअसर खातून है, बाइज़्ज़त खातून है, या ये कि ना फलां को क्यों बुलाया गया, तो वो तो है ही बादशाह, तो वो तो है ही बादशाह। तो वहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि कितना असर होगा, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे JIT को अदलिया पे जाना पड़ा कि हमें प्रेशर है, हमारे चीज़ें हैक हो रही हैं। लेकिन बहरहाल ये कल मेरे पार्टी के एक सीनियर ने कही थी, मौला बख्श साहब ने कि
لیگی وزراء نے پریس کانفرنس کی جے آئی ٹی کے حوالے سے. اب اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جو قطری کا خط ہے اس کی اگر آپ تھوڑا یاد کریں, جس دن یہ اکرم شیخ نے سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے وکیل نے, اسی دن جو بینچ ہے بینچ نے اس خط کو رد کر دیا تھا اور انہوں نے اس کو رہیر سے ایویڈنس کہا تھا. دیکھیں سپریم کورٹ کا جج آسانی سے نہیں بنتا. سپریم کورٹ کے جج کے پیچھے ایک بہت بڑی لیگل پریکٹس اور بہت بڑی لیگل ہسٹری ہوتی ہے. وہ اپنی ذات میں ہر ایک بندہ ایک جورسٹ ہوتا ہے. ساری سپریم کورٹ میں سے مجھے ایک بندہ بتا دیں 5 ججوں میں سے جس نے کسی ایک نے اس کو کہا ہو کہ یہ قطری خط جو ہے قانون شہادت آرڈر 1984 یا ایویڈنس ایکٹ, پاکستان میں یہی 2 بیسیکلی ایویڈنس سے ریلیٹڈ لاز چلتے ہیں, کہ اس کے مطابق یہ پورا اترتا ہے. تو حیثیت تو قطری خط کی یہ ہے کہ ہیر سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے کہ میں نے سنا, مجھے بتایا گیا اور میرے علم میں لایا, اس طرح کی باتیں. مطلب نہ آپ نے خود دیکھا, نہ آپ خود اس کے گواہ ہیں, نہ آپ کے سامنے کبھی یہ سب کچھ ہوا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ گہنا سمجھ تو یہ جانا ان کا بڑا اچھا فیل ہے, کیونکہ کل جو سیکٹری ہیں پی ایس جو ان کے ہیں, انہوں نے جو کل باتیں پرسوں کی ہیں, انہوں نے کہا تھا, میں سامنے کل انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہیں جاتے تو ہمیں قبول نہیں ہوگا, فلاں ہوگا, وہ ہوگا. تو یہ کہیں اچھا ہے, ایک اتمام حجت بھی ہو گئی ہے. باقی کتنے جانے چاہیے کتنے نہیں جانے چاہیے وہ ڈسکشن جے آئی ٹی کی ہے. سپریم کورٹ اوپر بیٹھی ہے, کسی کو زیادہ سردردی کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے, زیادہ تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے, ہمیں زیادہ فکر بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ فیصلہ جے آئی ٹی نے نہیں سپریم کورٹ نے کرنا ہے. انہوں نے جا کے وہاں سے اس سے سوالات کرنے ہوں گے, وہ کر لیے ہوں گے, وہ جا کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ پیش کر دیں گے. اب اصل میں سپریم کورٹ نے اب اس کو پھر جج کرنا ہے. اگر تو قطری خط جو ہے ان کے مطابق قانون شہادت آرڈر کے تحت, ایویڈنس ایکٹ کے تحت وہ پورا اترتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے چلے گی. لیکن اگر نہیں اترتا اور یہ قطری خط ریجیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہے میاں صاحب کا واحد منی ٹریل. اگر یہ نہیں ہوتا تو میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ 2 منی ٹریل چل رہے ہیں, ایک اوریجنل اور ایک دوسرا. تو پھر اوریجنل تو اسحاق ڈار صاحب کا ہے, اور اسی وجہ سے کل اسحاق ڈار صاحب اگر آپ کو یاد ہو بہت چیزیں چلائے تھے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا جو منی ٹریل ہے, ان کا جو ایفیڈیوٹ ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیو اے فیلڈ ڈے. سپریم کورٹ میں وہی ڈسکس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب ہیں جو انہوں نے کیا ہے اب وہ اس کو بوئیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ویلکم بیک ٹو یو. جان اچکزئی صاحب, آپ پہلے کہہ رہے تھے قطر جاؤ, لیکن اب کیا آپ بھی یہی شکایت کریں گے کہ 2 لوگ کیوں گئے, ساروں کو جانا چاہیے تھا؟ اور دوسری چیز سر پلیز یہ ہائی لائٹ کیجیے گا سمپل ورڈز میں سر, قطری لیٹر وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹیشن, کس طرح ہم مان لیں قطری کی بات؟ کوئی نہ رسید, نہ لینڈ ریکارڈ, نہ ٹرانزیکشن ڈاکیومنٹ, تو محض خط کو مان لیں ہم. جان اچکزئی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ کوئی جے آئی ٹی کسی پہ احسان نہیں کر رہی, یہ ایکویلٹی بیفور لا ہے, اور کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 4 میں گارنٹی کی گئی ہے. کیا ارسلان افتخار کے کیس میں, کیا اسی طرح ہم نے میمو گیٹ اسکینڈل میں ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں دیکھا؟ خود جے آئی ٹی کے سربراہ اس وقت کے پریزیڈنٹ کے گھر میں 3 دفعہ گئے. لہٰذا یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ قطری پرنس جو کچھ پریویلیجز پاکستان کے ایک سٹیزن نہ ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرنا چاہتے, تو یقیناً جے آئی ٹی کو وہاں جانا ایک نیچرل ڈیمانڈ تھا شریف خاندان کا. اور یہ اگر واقعی فیئر انویسٹیگیشن تھا یا دعویٰ ہے کہ یہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکارڈنگ ٹو پروسیجر اور پروسیس ہونا چاہیے تھا. کیوں ہمیں ڈیمانڈ کرنا پڑا, کیوں ہمیں ان کی تعصب کو ہائی لائٹ کرنا پڑا, کیوں ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ لاسٹ منٹ میں قطر کے شہزادے کے اس ٹریل کو نہیں جا کے پراپ کریں گے, اور لگ رہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی جس طرح باقی تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, اس حوالے سے بھی جے آئی ٹی کا یہ کوشش انکنکلوسیو رہے گا. لیکن یہ بھی مزہ خیز بات ہے, آپ نہ بولیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 40 سال کی ٹرانزیکشن مانگی جا رہی ہے. فار گاڈ سیک, ڈو یو انڈرسٹینڈ دا لیگل سسٹم آف دا ورلڈ, فائنینشیل سسٹم آف دا ورلڈ؟ آپ کے اداروں کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ انہیں نہیں معلوم کہ 6 سال کی جو بھی آپ منی ٹریل کی بات کرتے ہیں, جو بھی ٹرانزیکشن
ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। खुद खान साहब 18 साल की मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके और कोर्ट में आज तक वो कह रहे हैं कि आना बाकी है, और आप 40 साल की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो मरहूम मियां साहब हैं उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खतरी शहजादे के बाप के साथ क्या थे। देखिए, हमें इस सिस्टम पे हंसी आती है। हम इस हद तक जो इंटरनेशनल लॉ से नाबलद हो गए हैं, हम इस दुनिया में नहीं रह रहे, हम मार्स में रह रहे हैं, हमारा लीगल सिस्टम इतना अंधा हो गया है। अच्छा जानिब ज़हीर साहब, जल्दी शॉर्ट सवाल। आप ज़ाहिर बात अंदर की बात भी जानते हैं सर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी फैमिली ने घर लिया था मुल्तान कैंट के अंदर, ग़ालिबन 1985 में या 83 के अंदर लिया था। यकीन जानिए उसकी जो ट्रांजैक्शन डेट थी वो आज तक हमारे पास है, फोटोकॉपी महफूज पड़ी हुई है। इस तरह की चीज़ें रखते हैं लोग, ख़ास तौर पे जब घर लें या कोई चीज़ लें। तो सर कोई डीड है कतरी के पास जब उसने ट्रांसफर किए अपार्टमेंट शरीफ फैमिली को? पहली बात ये कि सर है मिडिल क्लास, बिल्कुल है, मिडिल क्लास ओन करती है, तो एलीट क्लास बैरियर सर्टिफिकेट करती है। ये शहजादे जो आपने अभी इशारा दिया, जो खुद मिडिल क्लास यूरोप में प्रॉपर्टी खरीदती है, वो इसी तरह कंपनियों के जरिए खरीदती है, डायरेक्ट ओनरशिप उनके पास नहीं। चले कंपनी बैरियर सर्टिफिकेट का हमें कोई माना मालूम है? व्हाट डज इट मीन? खरीदी होगी ना, कंपनी के थ्रू ही खरीदी होगी। जब कंपनी के थ्रू दी होगी शरीफ फैमिली को प्रॉपर्टी, तो वो डेटेड कुछ होगा। ब्रिटिश लैंड रिकॉर्ड्स में भी इंदराज किया होगा उसका, जहां का ब्रिटिश लैंड रिकॉर्ड में अगर आप डायरेक्टली पोजेस करते हैं तो आपका रिकॉर्ड आता है। अगर आप कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्ट करते हैं तो आप उसके बेनिफिशियरी या पोटेंशियल ऑनरशिप चेंज करते हैं। इस सारी चीज का पेपर वर्क क्या कतरी ने दिया अपने लेटर के? बिल्कुल दिया है। ये 40 साल की हिस्ट्री है। नहीं, ये तो 90s की हिस्ट्री है सर। अपार्टमेंट ट्रांजैक्शन तो चलो मान लिया कि वो घोड़ों डायनासोरों के ऊपर पैसे जाते थे उस वक्त, लेकिन ये अपार्टमेंट लेन देन तो 90 की दिहाई में हुआ है या 2004 में हुआ बकौल वजीर आजम के बेटों के। उसका तो होगा ना सर, कोई कतरी से ट्रांसफर, कतरी की कंपनी से शरीफ कंपनी को ट्रांसफर कोई होगा? बिल्कुल है। अगर आप ये फ्लैट खरीद रहे हैं 10 साल पहले और कंपनी के नाम पे है तो उनके बेनिफिशियरी ऑनर्स बैरियर सर्टिफिकेट इंटरनेट, तो वो मनी ट्रेल साबित करने के लिए कतरी की कंपनी से ट्रांसफर हुआ है, उसका है प्रूफ? ये प्रूफ 40 साल की ओके, लेट मी ब्रेक इट टू यू नहीं है। हैंग ऑन, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मजाज है अपना रिकॉर्ड 5 साल के बाद रखे? क्या जिस ट्रांजैक्शन की बात रखे वो साहब, मैंने मुराद सईद साहब के पास जाना है उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। हमारे लिए वेट करेगा कि वो दिवालिया नहीं हो सकता। जान जगज़ई साहब, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जान जगज़ई साहब, जब कतरी की कंपनी से शरीफ की कंपनी को अपार्टमेंट ट्रांसफर हुए प्रॉफिट के तौर पे, उसका कोई पेपर वर्क है जो 40 साल पहले नहीं हुए थे, 90s में हुए थे? उसका है, बिल्कुल पेपर वर्क है, वो जमा हो चुका है। जीआईटी इसीलिए बनी है जाके प्रूव करे। अब अगर लेटर के साथ तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन है, अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं कि इसके कौन सा काउंटर आर्गुमेंट है जो इनका इनवर्स जो काउंटर आर्गुमेंट ये है कि पेपर वर्क अगर नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ उस वक्त होता जब ये ट्रांजैक्शन 5 साल पुराना था। ये 5 साल नहीं, 40 साल पुराना है। अपार्टमेंट तो 40 साल पुराना नहीं है ना। देखिए, वो 90s में है। 90s का मतलब है आज से तकरीबन 30 साल पहले ट्रांजैक्शन हुई है। वो पेपर वर्क नहीं रखा होगा, वो निकाल दिया होगा। चलो, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बनीगाला की 18 साल की ट्रांजैक्शन कहाँ है? वो आप साबित नहीं कर सके। कोई मनी ट्रायल नहीं है। सॉरी, चुप रहे हैं खान साहब अपनी साबिका एरिया के पीछे। कोई बैंक लॉयड्स टीएसबी का ट्रांजैक्शन उनके नाम पे नहीं आया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं आया। जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं उनके। अच्छा चलो, मुराद सईद साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जरा बताइएगा अपने मौक़िफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमजा, पहले तो आपने जो अभी शेख साहब की गुफ्तगू सुनी कि ये अपार्टमेंट 90s की है, उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। अभी तक पहले आपको याद होगा कि पनामा से पहले तो ये तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि ये अपार्टमेंट्स इनके हैं, ये फ्लैट इनके हैं। और फिर जब पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तकरीर करते हैं तो वो 2006 और 4 का हवाला देते हैं। अब जाना जैसे आपके प्रोग्राम में वही चीज तस्लीम कर रहे हैं जो डे 1 से हम कर रहे हैं
کہ یہ اپارٹمنٹ، اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ رجسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو لینڈ ریونیو ان کا ریکارڈ ہے یو کے کا، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو اس میں 93 94 کے بعد ان اپارٹمنٹس کی، ان فلیٹس کی ملکیت چینج نہیں ہوئی. اور پاناما کا ڈاکومنٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں بینیفیشل اونر مریم نواز ہے، اور اس کے ساتھ جو پاسپورٹ لگے ہیں وہ بھی انہی کے ہیں. تو اب سوال اٹھتا ہے، ابھی تک تو آپ کی وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ 2006 میں ہم نے لیے، تو آپ اگر تسلیم کر رہے ہو کہ 93 میں لیے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. سپریم کورٹ نے تو اس لیے جی آئی ٹی بنائی تھی کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ 2006 میں بنائے گئے یا لیے گئے یا ٹرانسفر کیے گئے، لیکن 93 94 سے تو اس کی ملکیت چینج ہی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب آپ نے وہ چیز مان لی. تو اس کا مطلب جس طرح حسن حسین، شہباز شریف اور نواز شریف نے جے آئی ٹی سے نکلنے کے بعد کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تو ہم نے سپریم کورٹ میں دے دیا، تو اس کا مطلب جو سپریم کورٹ کے تین آنریبل ججز نے آپ کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے موقع دیا تھا، تو آپ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی جو آپ سوال کر رہے تھے قطری شہزادے کا، اگر کچھ ہوتا تو ابھی تک جمع کر دیتے حمزہ صاحب، سمپل سی بات ہے. اور ابھی جو کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی کچھ پروو کرے، وہ بھائی سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں قانونی شہادت کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، نیب کے مختلف سیکشن کا حوالہ دیا ہے، نیب آرڈیننس کے حوالے دیے ہیں. یہ آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ چور نہیں ہو. آپ کے اوپر چوری کا الزام لگ چکا، آپ لوگوں کے اوپر یہ بات، اس کا آپ جواب نہیں دے سکے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، یہ پیسہ پاکستان ٹھیک ہو گیا مراد سید صاحب، اس پیسے کے اوپر ٹیکس دیا کہ نہیں دیا، یہ منی لانڈرنگ ہے، کرپشن ہے. اور ایک اور چیز حمزہ صاحب، یہ سپریم کورٹ کے ساتھ سامنے بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کی بھی ان کو سزا ملے گی. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. ایفیڈیوٹ بھی جھوٹ بولا تھا، غلط بات کی تھی، ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہے تو پھر سامنے دکھائی نہیں جا رہی شریف فیملی اور قطری کی طرف سے. ساری صورتحال کے اندر بس ایک لیٹر ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، اور کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہوا تھا تو آپ سب مان لیں کہ یہ ہوا تھا. اس کے علاوہ ریکارڈ نہیں، ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز ہیں، انیشلی بھی جب دیے گئے قطری کو اور اپارٹمنٹس بھی جب دیے گئے، دونوں کا ریکارڈ جو ہے وہ مماثلت ہے ہی نہیں اس سٹوری کے لحاظ سے جو سٹوری پریزنٹ کی جا رہی ہے. بہرحال بریک سے واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کریں گے اس بارے میں. مزید دیکھیں کیا قطری شہزادی کا بیان فیصلہ کن ثابت ہوگا. ہیڈ کوارٹرز ڈیبیٹ میں آگے کریں گے اس پر بات. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو بول نیوز ہیڈ کوارٹرز. چھوٹی موٹی گاڑیاں دینے کا دور اب گیا. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز. جی ویلکم بیک ویورز. شوکت بسرا صاحب، ہم لوگ بھی گھر لیتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو لون بھی دیتے ہیں، دوستوں کو انویسٹمنٹ کے لیے ہم بھی کوئی پیسے دیتے ہوں گے زندگی میں، پیپر ورک رکھتے ہیں اس کا. میں نے جو میری فیملی نے 1980 میں ایک گھر لیا تھا ملتان کینٹ کے اندر، میری والدہ وہاں سے ہیں، اس کی آج تک ڈیڈ ہمارے پاس موجود ہے. وہ سر اتنے کہہ رہے ہیں نا پیپر ورک کوئی نہیں آئے گا، سارا پیپر ورک ختم ہے، بس قطری کا لیٹر ہے، اس پہ آپ توکل کریں اللہ کا اور اس کی بات مان لیں. شوکت بسرا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیونکہ ثبوت ہی نہیں ہے. یہ 80s کا کہتے ہیں جی، ہم نے میاں شریف صاحب جب زندہ تھے انہوں نے پیسے دیے تھے 12 ملین درہم قطری شہزادے کو. آپ مجھے بتائیے کہ میاں شریف کو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. پنجابی کہنے نے 100 دن چور دا تو ایک دن ساتھ دا. بات یہ ہے حمزہ بھائی، وہ میاں شریف زندگی میں کبھی قطر نہیں گئے. اب چونکہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے، بھائی قطری شہزادہ جس نے لیٹر دیا ان کو، آج وہ یہاں پہ شکار کھیلنے تو آ سکتا ہے. اگر یہ خط سچا ہوتا، میں اس کے مندرجات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ خط سچا ہوتا، ان کے پاس منی ٹریل ہوتی، ان کی کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی، تو حمزہ بھائی یہی شہزادے ہیں جو یہاں پر شکار کھیلنے آ سکتے ہیں. یہاں پر تلور کا شکار، ہرن کا، نیل گائے کا، بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے لوگ ان کے آگے لگے ہوتے ہیں. یہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین ان کو دی ہے. LNG کے ٹھیکے یہاں کرنے آ سکتے ہیں لوٹ مار کے لیے. سرکاری پروٹوکول بھی ساتھ ہوتا ہے ان کے، سرکاری پروٹوکول ساتھ ہوتا ہے. آپ نے اگر ایک لیٹر دیا ہے، اگر میں گواہ کورٹ پہ دیتا ہوں تو پاکستانیوں تو نہیں کہا تھا
हमने तो नहीं कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में कतरी का लेटर पेश करें। अब कतरी को यहाँ पर वो चूंकि गवाही उसके पास है नहीं, और यकीन माने आज जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे ये सुप्रीम कोर्ट जो है कोई इंटरनेशनल लॉ कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये हमारी एथिक्स कोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट चल के गई है सर्बी शहजादे के पास। जरा शान देखें इनकी, क्योंकि मेरे भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो आदमी लेन देन करता है, जो आदमी सबूत होते हैं उसके पास, वो सामने कौम के आ जाते हैं। अगर इनके पास सबूत होते, ये जो आज गाली गलोच हो रही है, जब दलील खत्म हो जाती है तो गाली गलोच शुरू होती है। फिर ये मौला जट और नूरी नफ्स का जो रोल आपके सामने आ रहा है, आज हुसैन नवाज की आपने गुफ्तगू सुनी है कि अगर कानून के मुताबिक फैसला होता हम मानेंगे, वरना बात क्या, ये धमकियां। अच्छा, मतलब हुसैन नवाज डिसाइड करेंगे कि कानून के मुताबिक फैसला क्या होता है, ये बेसिकली अब हुसैन नवाज फैसला करेंगे इस बात का। यही तो मैं कह रहा हूँ, आज इनके वो बच्चे जो कहते हैं कि जी हमारा तो कारोबार भी लंदन में है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी लंदन में है, लेकिन वजीर आजम यहाँ पर हैं और प्रोटोकॉल के साथ। कल आप देखें साहब डार साहब जिस शानो शौकत के साथ गवाही देने आए हैं बतौर मुलजम, वजीर दाखिला गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जब मियां हमजा वजीर दाखिला गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। नहीं, मैं एक बात मैं कह दूं आपको, ठीक हो गया सर आपका, कि ये जो कतरी खत और पनामा का मामला है, जो वहाँ पे आज टीम गई है, देखिए ड्रॉप सीन तो हो चुका है। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज देनी है आज, इसको नोट कीजिएगा, जब दूसरे सेशन में आएंगे मैं ब्रेकिंग न्यूज दूंगा आपको, वो जरूर चलाइएगा हमजा भाई। अच्छा चलें, अभी दे दें, अभी चला देते हैं सर हमजा भाई। करें मियां नवाज शरीफ साहब तो जा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ तो जा रहे हैं, इसमें कभी दो राय नहीं है। सुने, मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं, इसमें ये तो तकरीबन अब अंदाजा हो गया, ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। हाँ जी, सुन ले, नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ब्रेकिंग न्यूज आगे आएगी। मियां नवाज शरीफ का जाना ठहर गया है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि तमाम की तमाम मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने इदारों को गाली गलोच शुरू कर दिया है। एक नीला पीला चैनल जो है वो साजिश के साथ मुलव्वस है। खबर मेरे भाई ये है, एक तो ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं, एक इनकी सोच ये है इनके अंदर कि हम सियासी निजाम को लपेट दें और कौम को कहें देखें जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे थे, हम सी पैक लेकर आ रहे हैं। लेकिन अंदर जो खबर इनके फाइनल हो रही है वो ये है कि बेगम कुलसूम नवाज शरीफ को आइंदा वजीर आजम बनाया जाएगा। किसी हमारी बहन को जो खातून मेंबर होंगी उनको रिजाइन करवाया जाएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब बतौर सदर अपनी बेगम साहबा का नाम देंगे। वो 3 घंटे का प्रोसेस है, वो वहां पर वो एमएनए मुंतखब होंगी और उसके बाद वज़ीर आज़म कुलसूम नवाज। मेरी आज बात आप नोट कर लें, जो आपको मैं खबर दे रहा हूँ, ये आज जी ये आप जरा चलाएं ना ब्रेकिंग न्यूज के शौकत बसरा साहब ने ये बहुत बड़ा क्लेम किया है जी, ये जरा आप चलाएं, ब्रेकिंग न्यूज वक्त साबित करेगा कि ये कितनी सच्चाई है इसके अंदर। शैला रजा साहिबा, वजीर आजम कुलसूम नवाज क्या आप रियलिस्टिकली देखती है? और दूसरा जरा ये बताइएगा कि जफर अली शाह साहब ने एक पॉइंट आउट किया की बात कि JIT सारी की सारी टीम जानी चाहिए थी, सिर्फ 2 मेंबरान गए हैं, ये जो है कानूनी तौर पे गलत है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? 2 जाएं या 4 जाएं या 6 जाएं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसमें मैं ये समझती हूँ कि जब JIT अपनी रिकमेंडेशन देगी तो इसमें ये नहीं होता जो बेंच के वक्त तरीक़ाकार होता है कि 2 ने ये कह दिया और 4 ने ये कह दिया और अक्सरियती राय जो होती है वो फैसला होता है। ये जो JIT की टीम है इसमें एक मेंबर भी अगर इख्तलाफ राय करके अपने वज़नी दलाइल पेश कर दे तो वही एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा सामना PMLN से है जिसका हर आदमी जो है वो अलग तरीके से रो गा रहा है और मुतनाज़ा बना रहा है, तो वो इस पॉइंट को लेके मुतनाज़ा बना सकते हैं। अदरवाइज जब सुप्रीम कोर्ट के ट्रस्टेड लोग हैं तो फिर दूसरी बात जो मुझे कहनी है कानूनी तौर पे शैला साहब ऐसी कोई बात है कि अगर 2 जाएं तो वो जरा, मैं इसी पे आ रही थी, लॉ ऑफ लैंड जो है वो बहुत मैटर करता है। मसलन यहाँ पर JIT जो है वो रिकॉर्ड कर रही है, जो कुछ भी वो इंटेरोगेट कर रही हैं या फाइंड जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहा है। आया उनको वहाँ पर रिकॉर्डिंग की इजाज़त मिलती है ये नहीं मालूम। और दूसरी बात ये कि मैं दोबारा कहूँगी कि एक शहजादे को हार्श सवाल करने के दूसरे मुल्क
के ऑफिसर्स को ग्रेड 19 के इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें सवालों की सख्ती या कुछ ऐसी चीज़ शहजादा आलम के लिए इजाज़त दी जाएगी या नहीं, तो ये बड़े मसले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक कुर्सी पे बिठा दिया अगर शहजादा तो वो बड़ा मसला था। तो वहाँ का कतर में भी पहली दफा होगा उनकी तारीख के अंदर कि उनके शहजादे को बैठ के टीम जो है वो इंटेरोगेट कर रही होगी, बेशक चले घर जाके कर रही हो, लेकिन ये कतर के लिए भी आई एम श्योर इट्स अ फर्स्ट। उन्होंने तो कभी वहां पे तो उस तरह की मैंने कहा लॉ ऑफ लैंड, मैंने कहा लॉ ऑफ लैंड जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके लोगों को इजाजत दें, वो तो एक मीटिंग भी हो सकती है। तो अगर वहां पे इंटेरोगेशन जो होगी, अप्रूव होगा, जो भी है वो उसको इंटेरोगेशन नहीं कहना चाहिए, जो उससे सवाल जवाब होंगे, शहजादा है वो सवाल जवाब होंगे, बेसिकली चाय पे बैठ के जो है वो बनेगी। ठीक है, चाय पे बैठ के गुफ्तगू होगी। खत को उन्होंने कहा था कि ये रद्दी है, इस खत को सुप्रीम, और इसमें एक मजे की बात है कि हसन और हुसैन ने भी जब ये जायदादें बनाई, हसन और हुसैन ने जब जायदादें बनाई तो वो भी बहुत छोटे थे, और जिस वाक़े का हमद बिन जासिम ने जिक्र किया वो भी बहुत छोटे थे। तो ये बड़ा मसला है कि सबके सब बड़े छोटे 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 बच्चे अरबपति बन गए। अली मोहम्मद खान साहब छोटे छोटे दही बेचने गया ना बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स और ये मार्क ज़करबर्ग, माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे इधर अरबपति बन गए बिजनेसेस करके एक साल के अंदर। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब इस बात पर जरा तबसरा कीजिएगा, जी इस बात पर जरा तबसरा कीजिएगा कि क्योंकि हो सकता है मैं गलती खा रहा हूँ, कोई गलती खा रहा हूँ, कतरी खत के साथ कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ये जरा क्लियरली बता दीजिए। देखिए हमजा साहब, पहली बात तो मैं आपको ये करना चाहता हूँ, वो उर्दू में कहावत है ना कि लख भी चोर और कख भी चोर, ऐसा है ना। देखिए एक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि आप बहुत बड़ी इशू पे एक दफा, जरूरी नहीं है कि आपने 1 लाख दफा झूठ बोलना है तो आपको कोई कहेगा आप झूठ बोलते हैं। देखिए जो बहुत एक केस में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, जिस तरह मियां साहब की तकरीर कौमी असेंबली में, उनका कहना किसी को दूरियां हैं, वो जरा आज तक नहीं आ सके, फिर उनकी बच्चों की बात है। लेकिन मरियम दीदी की वो एक बात बहुत ही बाहर निकल के आती है, बहुत वो शाइन करती है, जो हर जगह वो कोर्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने वो बाकायदा उनके बयान का वो हिस्सा पढ़ा बावाज़ बुलंद, जिसमें बीबी ने कहा था, मरियम नवाज साहिबा ने, कि मेरी तो पाकिस्तान को छोड़ने बाहर तो होने पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और मेरी और मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टी की कहाँ से निकाल के ले आते हैं। मुझे ये बताएं, बाकी सब बातें एक तरफ, ये एक बात मुझे बताएं, आज क्या मरीम नवाज या नवाज शरीफ या उनकी फैमिली या उनकी जमात के लोग ये डिफेंड कर सकते हैं? मैं खुदा का वास्ता देता हूँ पाकिस्तान के तमाम जमातों के तमाम वर्करों को कि आप अपनी जमातों में रहें, अपनी जमात की आइडियोलॉजी डिफेंड करें। लेकिन जहां आपके लीडर की कोई करप्शन हो, कोई आपका काम नहीं है वो लीडर जाके अपनी करप्शन को डिफेंड करे या अपना कोई वकील पैसे देके हायर करे। मैं ये समझता हूँ कि इस दफा हमजा आबादी अगर ये कौम खड़ी नहीं होती ना, तो यही होगा, गली गली की तमाशा होगा कि एक हुसैन नवाज होगा, उसको फूल लगेगा और पूरी दुनिया चीखेगी, लेकिन एक जमशेद दस्ती होगा जिसको सामने काटेंगे, उसकी माएं मरेंगी, कोई आवाज नहीं उठेगी। जहाँ पे ये रवायत है, ठीक है सर, जहाँ से ये रवायत है कि अपनी पार्टी में रह के अपनी क़यादत पे प्रिंसिपल के ऊपर तनकीद करें, तो जफर अली शाह साहब का नाम जो है वो बिल्कुल लेना चाहिए। जफर अली शाह साहब, शैला रज़ा साहिबा ने भी फरमाया, 2 लोग जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो रिकॉर्डेड है, अगर कोई दस्तावेज है उसको साथ दी गई है तो वो वापस तो इसी JIT के पास लेके आएंगे। तो ये अखलाकी तकाजा आप कह रहे हैं या ये कोई कानूनी तकाजा है सर कि सारी की सारी टीम जाए कतर? ये मुझे हमजा साहब पूछा। जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जी आप ही के पॉइंट की मैं जरा वजाहत। जी मैं अर्ज करता हूँ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है पाकिस्तान की सियासी जिंदगी में और पाकिस्तान की अदालती जिंदगी में, मतलब अब इन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उससे बड़ा अदालत हमारा कोई नहीं है, और उन्हीं की ये कॉन्स्टिट्यूट की हुई JIT है।
अगर वो ये समझते 2 मेंबर ही काफी हैं, तो इस टीम के 2 मेंबर पर मुश्तमिल टीम बनाई जा सकती थी। कोई मान्य नहीं था, ना कोई सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता था। लेकिन ये तो इखलाकी आप अपनी एक एतराज पेश करें, कानून में तो इस तरह ना कानून में ये कहाँ लिखा हुआ कि 6 मेंबर हों, 10 क्यों ना हो? तो सर वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो मैं यही उसी की बात कर रहा हूँ ना, मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने 6 मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। अब 6 मेंबरान जो मुख्तलिफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के एक्सपर्ट है, इस हाई प्रोफाइल व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, इसको उन्होंने प्रोब करना है। अब जब इन्होंने तमाम के तमाम गवाहान जिन पर इल्जाम है या जिन पर इल्जाम नहीं है, फैमिली मेंबर ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों को उन्होंने बुलाया, और 6 की 6 टीम के कैमरा हैं जो उनके दिमाग के कैमरे हैं, उन्होंने उनको सुना है, उन्होंने उनको सवालात किए हैं, सवालात के जवाबात सुने हैं और अपने अपने माइंड के मुताबिक उसको लिया। अब सवाल ये है कि मुल्क की हदूद से बाहर जाकर सुनना उस कतरी शहजादे के लेटर के हवाले से जो उसको मुराद सईद साहब, सही मुराद सईद साहब, ये जो जफर अली शाह साहब, ये जो जफर अली शाह साहब, और मैं ये भी कह रहा हूं, ये भी मैं कह दूं कि ये बोथ साइड में ईदर ऑफ दी पार्टी को ये बाद में इतराज हो सकता है। जान सही साहब भी खुश हो गए, उनको भी एक पॉइंट मिल गया। लेकिन मुराद सईद साहब, ये जो जफर अली शाह साहब बात कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप, इस एतराज को कि 2 मेंबर्स गए हैं, ये 6 के सारे मेंबर्स को जाना चाहिए था, ये इस एतराज को आप कैसे देखते हैं मुराद सईद साहब? देखिए इस इतराज के अलावा हम आप ये देखते हैं कि मेरे मुल्क के आला अदलिया और यही कतरी शहजादा था जो खत पे खत बेचता रहा, यही कतरी शहजादा था जो पाकिस्तान के अंदर शिकार करता रहा और पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा इसके प्रोटोकॉल और इसकी सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होता रहा और पाकिस्तान के कवानीन की धज्जियां इसने उड़ा दी। तो क्या आज जब मेरी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई है, तो क्या नवाज शरीफ और इनके को बार बाहर आके ये कहना चाहिए कि जाए कतरी शहजादी के पास? हमजा साहब, शर्म की बात नहीं है कि हमारी मुल्क का आला अदलिया या फिर कार्रवाई कर रहा है और इनका एक वजीर JIT से बाहर निकल के बार बार कहता है कि जो उनके पास जाए। जब हमारी JIT के मेंबरान ने कहा कि हम जाएंगे वहां पे, लेकिन उसको पाकिस्तानी एम्बेसी आना पड़ेगा, शहजादे साहब ने वहां से भी आने से इनकार कर दिया, कहते कि मेरे महल में आ जाओ, मेरे महल में आ जाओ, वहां पे मेरे महल में मेरे लोगों के सामने मुझसे जो पूछना है वो पूछ लो। तो हमजा साहब, ये ऐसी कभी अदलिया की इन्होंने कदर की नहीं है, इदारों की इन्होंने कदर नहीं की, इनसे ये सवाल होना चाहिए। सवाल तो ये बनता है हमजा, किस तरह ये गरज बरस रहे हैं, चले सही है, अपनी मुल्क की रियासती इदारों, चले ठीक है जी, किस तरह ये बरस रहे हैं। और जहाँ तक जो अभी बात की 1994 में ये हमने लिया था, तो बात तो खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई। ठीक है जी, ये भी वक्त के साथ अभी पता लग जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। जानिब ज़ई साहब, वजीर आजम कुलसूम नवाज शौकत बसरा साहब ने कहा पॉसिबल है? देखिए, ख्वाहिशात पे पाबंदी नहीं है, पीपल्स पार्टी ढेर हो चुकी है, PTI का ख्वाब वज़ीर आज़म खान साहब के बनने का वो ख़त्म हो चुका। अब ये अफवाहें फैला रहे हैं 10 जुलाई के बाद भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, 2018 में भी वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से लैंडस्लाइड करेंगे और इन्हें शिकस्त फाश। मतलब आप कह रहे हैं कि अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो वज़ीर आज़म रहेंगे पाकिस्तान के आवाम की मैंडेट और उनकी अहलियत का तयन पाकिस्तान के आवाम करेंगे, कोई अनइलेक्टेड बॉडी नहीं कर सकती, चाहे उसका नाम JIT है या कुछ और है कि वो बनेगा। बहरहाल जी, वो शौकत बसरा साहब, फाइनल नोट अभी तक की कॉन्वर्सेशन पे क्या कहेंगे आप? 2-3 बातें बड़ी अहम है जो मुराद सईद ने बात कही है। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के ताबे जो JIT बनी, आज हमारी पूरी दुनिया के अंदर जग अंसाई हुई है कि एक गवाह ने पेश होना था, बल्कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा रही है बादशाह के महल के अंदर। वज़ीर आज़म को हुक्म जारी करना चाहिए था